हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जीकेएसबी। तो फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ तक किया था, 18 तक कर लिया था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 से, ठीक। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 से, ठीक है। आर्टिकल 19 बेसिकली इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक। पहला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब तुम क्या सोचते हो, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली, और कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली, ठीक। सेकंड, तुम कहीं भी असेंबल हो सकते हो पीसफुली, ठीक है, एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि गन्ने शन्ने लेके चल के, ठीक। इवन दो यू हैव अ लाइसेंस देन ऑल्सो यू आर नॉट परमिटेड टू असेंबल विद आर्म्स, ठीक है। असेंबल करो, पीसफुली करो, और मतलब विदाउट आर्म्स करो, ठीक है। उसके बाद यू कैन फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ठीक है। एसोसिएशंस बनाओ, ठीक है, यूनियंस बनाओ, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, ठीक। इसमें ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। नेक्स्ट है कि तुम घूम सकते हो फ्रीली मूवमेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कहीं जा सकते हो, किसी भी स्टेट में घूम सकते हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक। किसी भी स्टेट में कहीं भी जा सकते हो, ठीक। उसके बाद फिफ्थ है, इसी से मिलता जुलता, कि तुम घूम तो सकते हो, तुम कहीं भी रह भी सकते हो, रुक भी सकते हो, परमानेंट टेम्परेरी सेटलमेंट कहीं कर सकते हो, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक। उसके बाद सिक्स्थ है कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई प्रोफेशन अगर तुम्हें लगता है लॉयर बनना, लॉयर बन लो, मतलब डॉक्टर में जाना, डॉक्टर बन लो। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई इनका ख़ानदानी पेशा है, या फिर ये इस कास्ट के लोग इसमें नहीं आते, इस लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, मतलब किसी बेसिस पे कोई भी पाबंदी नहीं है। यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। इसमें ये 19 एक 1F था, ठीक है, जिसमें क्या था, ये राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में इसको चेंज करके आर्टिकल 300A में डाल दिया, ठीक है। 31 मैंने बताया था आपको, 31 आर्टिकल जो है वो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो भी इसी के रिलेटेड था। उसके भी जो प्रोविजन थे आर्टिकल 300A में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। बेसिकली अभी फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपका अगर लैंड गवर्नमेंट किसी यूज़ के लिए, ठीक, गवर्नमेंट यूज़ के लिए वो एक्वायर करती है, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर गवर्नमेंट को अपना जो आगे प्रोग्रेस, इकॉनमी, ये सब देखना था, तो उसके लिए बड़ा हिंडर कर रहा था, तो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू शिफ्ट इट टू आर्टिकल 300A, दो इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ओके। तो मैंने बताया इन पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, जैसे मैंने बोला मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं कि आप भाई बोलो कि मैंने प्रेसिडेंट हाउस में अंदर घूमना है, ठीक है, वहाँ पे टेंट तंबू गाड़ लेना अपना, आजकल कैंपिंग शैम्पिंग बड़ी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। बोलो कि प्रैक्टिस कोई प्रोफेशन करना है और डिग्री है नहीं कोई ऐसा कि हाँ भाई मैं बस मेरा मन है कि ये करना है और मेरे को 2 नौकरी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बेसिकली जो इनकी रिस्ट्रिक्शन है वो डिपेंड करती है अपॉन द पब्लिक ऑर्डर, थोड़ा मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोड, डिफेमेशन, ठीक है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। ऐसा ना हो कि कोई सी ऑफेंस के लिए इंसाइट ही कर रहा हो, ठीक है। देन द फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ऐसा ना हो कि उस पर कोई हैम्पर हो रहा हो, ठीक है, कि हाँ भाई फ्रेंडली स्टेट है हमारी, उसके रिलेशंस के अगर लगता है कि इस एक्शन से उसके रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, देन ऑल्सो इट कैन बी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज, ठीक है, ओके। तो ये था। अब इसमें ऐसा नहीं है कुछ, मतलब इनसे ही कंक्लूड करके, जैसे एसोसिएशन ये सब है ना, दिस डज नॉट प्रोवाइड अ राइट टू स्ट्राइक, बट राइट टू स्ट्राइक बोलते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, वो यहीं से इसी आर्टिकल 19 के मतलब इससे निचोड़ निकाला है, ठीक है। फ्रीडम प्रेस जो है वो भी जो हमारा फर्स्ट इसमें था ना 19(1) ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंडर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्टन इम्प्लीकेशंस आर टेकन फ्रॉम दिस, ठीक है। डायरेक्टली कहीं नहीं बोला फ्रीडम टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही कंक्लूड किया गया है कि हाँ भाई हमें इस चीज़ का फ्रीडम है, ठीक है, ओके। देन कम्स आर्टिकल 20। बेसिकली दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक। जब कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, ऑफेंस होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन। अब कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 रूल्स हैं, ठीक है। पहला इसमें एक रूल है कि डबल
जियोपार्डी, ठीक है। डबल जियोपार्डी में क्या होता है कि एक बंदे को एक ही क्राइम के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, डबल बार सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ लगे। जैसे एक बोलते हैं ना, जैसे कि एक मर्डर की सज़ा उतनी है जितनी 2 मर्डर की है, तो वही बात है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब क्या, पहले बता दें, डबल जेओपार्डी, ठीक है, ये समझ लग गया होगा। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि किसी बंदे को हम कंपेल नहीं कर सकते कि हाँ भी वो खुद का ही सबूत बन जाए कि हाँ यार ये मर्डर मैंने किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ भी मतलब इसके अंडर है कि भाई पुलिस वाले फोर्स करके, या फिर मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कोर्ट में केस किया और बोले कि हाँ भाई क्या सबूत है, तो खुद ही बंदा बोल रहा है कि हाँ सर मैंने किया हुआ मर्डर, मैंने किया हुआ, ये सब उल्टा सीधा, और वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। थर्ड इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, एक लॉ अगर हमने बनाया और उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया कि जैसे 2000, जैसे आर्मी में 2002 के बाद जितने भी लोग भर्ती हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है कि लॉ बाद में आया, लॉ ये बाद में आया, 2010-11 में आया शायद, लेकिन इसका इफेक्ट 2002 के बाद का है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो लॉज जो कि मतलब उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल किस में होगा, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली सिविल केसेस, क्रिमिनल में नहीं हो सकता, सिविल केस। जैसे मतलब 2002 में किसी ने चोरी की और 2010 में रूल आया था कि भाई चोरी पे सज़ा है, फांसी की सज़ा है, तो जो 2002 वाले हैं उनको नहीं देंगे, वो 2010 के बाद वाले जितने भी चोरी करेंगे उनके लिए वो सज़ा है, 2002 वालों को लागू नहीं होता। समय लगा कि नहीं लगा? ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 21, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ द नेशन, ठीक। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसमें बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, बेसिकली यही है, ठीक है। इसको फाउंडेशन स्टोन भी बोलते हैं, पार्ट 3 का, ठीक है। इसको बेसिकली ये राइट, इसमें प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इसके अंडर ही है वो भी, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी इसी अंडर आता है, ठीक है। फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड वो भी इसी अंडर आता है, ठीक है। जो फ्री लीगल सर्विसेज एक्ट था, सर्विसेज एक्ट, वो आया 1987 में। इसमें क्या था कि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर को, तो वो एक फ्री सर्विस मतलब लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से उस बंदे को मिलेगा। दो आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, लेकिन एक मतलब बाय रूल ये है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 21A, ये इसमें बाद में आया, ये राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। ये आया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक। इसमें क्या बोला, इसमें बोला बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्या बोला, 6 से 14 साल के बच्चे, 14 ईयर्स ऑफ एज, कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी इनको, ठीक है, समझ गया। बस ये था, और ये इफ़ेक्ट में आया था आई थिंक 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 2010 को ये इफ़ेक्ट में आया, ठीक, समझ लगा। तो मतलब इसको यही बोला था, डॉन ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, डॉन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन, ठीक है, डॉन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन। ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21A हो गया, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 22, ये हो गया प्रिवेंटिव, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनते रहो और आपके क्वेश्चंस बस इसी को रिपीट करके सुन लेना, फिर MCQ कर लेना तो हो जाएगा। हर चीज़ को पूरा उसमें क्या है क्या नहीं है पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि आर्टिकल 21 में क्या है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि हाँ भाई राइट टू लाइफ या राइट टू प्राइवेसी, रिसेंटली ये न्यूज़ में होता है, न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 21 समझोगे तो चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। याद करना भी पड़ेगा ना। अब जैसे 21A है, इसमें ये जो कौन सी अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट है, ठीक है, 86 है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट्स वगैरह याद करना, वो मैं लिखते जा रहा हूँ। जैसे फ्री लीगल सर्विस एक्ट है 1987 में, ये सब याद नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो समझ नहीं है वो आपको मुँह जबानी वैसे बता रहा हूँ, ठीक है।
इंपॉर्टेंट जो भी है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, बेसिकली इसमें क्या है कि एक आदमी मतलब जो अथॉरिटी हमारी पुलिस है वो एक इंसान को अरेस्ट तब तक नहीं कर सकती जब तक वो उसको बताए नहीं कि उसका किस बेस पे अरेस्ट हुआ है, ठीक है। उसको ग्राउंड्स पता होना चाहिए कि किस ग्राउंड्स पे वो अरेस्ट हुआ है, ठीक। अच्छा, जो अरेस्टेड पर्सन है जिसको उठा के ले आए हैं उसको जो एक राइट है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब जो हमारे ये होते हैं जैसे अभी पीछे से पीओ की लिस्ट निकली थी यार JKPSC में, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोसिक्यूटिंग अफसर, ठीक है। वैसे लीगल वो भी एक तरह के लीगल प्रैक्टिशनर है। जो भी अरेस्ट होता है उसको एक राइट है कि उसको एक लॉयर मिलना चाहिए ताकि वो लीगली कैसे उसको केस मतलब उसको छुटकारा मिल सकता है, क्या क्या प्रोविज़न है उसके पास, क्या क्या उसके राइट्स हैं वो उसको पता हो और उस हिसाब से केस आगे चले, ठीक है। बाय द वे, अगर कोई भी बंदा अरेस्ट करते टाइम अगर उनके घर पे नहीं है तो मतलब किसी को तो बताना पड़ेगा ना अरेस्ट है, अगर नहीं है तो जो वो होता है ना क्या बोलते हैं जो उसका जो इनका पुलिस का जो भी अरेस्ट करने आएगा उसकी अथॉरिटी का जो हेड होगा वो उनके नेबर में बताएगा कि हाँ हमने इसको अरेस्ट किया है, ये थाने में लेके जा रहे हैं, तो अगर इनकी फैमिली आती है तो उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो अरेस्टेड बनता है उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज़ या फिर टाइम टेकन फॉर जर्नी। इसमें क्या होगा, जैसे लेट सपोज एक बंदा राजस्थान में पकड़ा गया, ठीक है, उसका केस लगा हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो उसमें आने में अगर तुम्हारे 48 घंटे लग गए हैं तो वो 48 घंटे काउंट नहीं होंगे, ठीक है। टाइम ऑफ ट्रैवल या फिर हॉलीडेज़ को एक्सक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है, ठीक है। जब भी कोई अरेस्ट होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना ही पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर जो अरेस्टेड है, ठीक है, उसको अगर मजिस्ट्रेट ये नहीं बोलता कि हाँ भाई इसको रखो जेल में, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उस 24 घंटे के बाद मतलब उसको फिर रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर। अब क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का रोल क्यों आया, क्योंकि देखो अगर किसी आदमी का लगता है कि यार शक है कि पंगा करेगा, कोई मिलिटेंट या कोई टेररिस्ट है, ठीक है, या कोई ऐसा है जो लगता है कि जो दैट इज़ अ थ्रेट टू द नेशन, ठीक है, तो उसको सिर्फ सस्पिशन के आधार पे उठा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे मतलब ऐसे नहीं ना पुख्ता सबूत होने, ऐसे ही नहीं गट फीलिंग आ रही है यार कि हाँ ये बंदा पंगे वाला, ऐसे नहीं है। थोड़े बहुत सोर्सेज होने चाहिए, थोड़े हिंट होने चाहिए, लेकिन अगर वो लगता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ पंगा कर सकता है, सोसाइटी को डेंजर में डाल सकता है, उसकी सिक्योरिटी को डेंजर में डाल सकता है, तो उस चीज़ में उस बंदे को उठा सकते हैं। दैट इज़ एक्सेप्शन है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। नॉर्मली किसी बंदे वैसे नहीं उठाते, शक के नज़र में नहीं उठा सकते, उसको प्रॉपर उसको बताया जाएगा किस बेस पे उठाया जा रहा है, उसको फिर जब उठा लिया जहाँ उसको अरेस्ट कर लिया तो उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर मतलब उसको कंसल्ट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि हाँ भी ये ही इज़ मतलब है उसमें थोड़ा बहुत शक कि ही हैज़ टू बी डिटेन्ड, तो उसको रखो, नहीं तो 24 घंटे के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक्सेप्शन है कि उसमें क्या बोलते हैं, जो अगर थोड़ा बहुत सस्पिशन है उस बेस पे, बेसिकली टेररिस्ट और इन सब चीज़ों के लिए लोगों को उठाते हैं, यहाँ ऐप्स पर वगैरह लगा हुआ ना वहाँ पे होता है, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 22 इस केस में अप्लाई नहीं होता, समझ रहे हो, जब एक्सेप्शन आती है ना तब अप्लाई नहीं होता, ठीक। अच्छा, इसमें जो होता है ना, जो पर्सन डिटेन होता है सस्पिशन के बेस पे, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए आप उसको जेल के अंदर रख सकते हो, ठीक है। और उसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसको बताना पड़ता ही है कि हाँ भाई आपको किस बेस पर अरेस्ट किया, ठीक है, कि कहाँ पे, ऐसे नहीं कि मेरे को शक के बेस पर अरेस्ट किया है, उसको ये बताना पड़ता है कि हाँ भाई व्हाट आर द सिचुएशंस दैट लीड टू दैट, ठीक है, स्केप्टिकल माइंड ऑफ द लीडिंग अथॉरिटी, ठीक। तो उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई क्यों शक हुआ, या ऐसे नहीं बताना शक हुआ, उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम वहाँ क्या कर रहे थे, या तुम्हारी ये फ़ोन कॉल में लिंक मिले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है, तो उसको मतलब एज सुन एज पॉसिबल दे हैव टू इन्फॉर्म ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे हैव डिटेन द पर्सन, ठीक। तो मैक्सिमम 3 महीने मैक्सिमम जो इसमें डिटेनी होता है वो मैक्स 3 मंथ्स के लिए होता है, ठीक। उसके बाद उसको क्या करना, उसको बताना पड़ता है एज सुन एज पॉसिबल कि किस बेस पे उसको अरेस्ट किया है, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक। उसके बाद जो डिटेन पर्सन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक अगर 3 महीने के बियॉन्ड उसको रखना है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं रख सकते, फिर वो एक एडवाइजरी बॉडी बनती है जो प्योरली जुडिशियल होती है, ठीक है। उसमें जो जजेस वगैरह होते हैं हाई कोर्ट के होते हैं, ठीक है, और वो बताती है कि हाँ भाई इस बंदे को 3 महीने से ज़्यादा रखना है कि नहीं रखना, समझ लगा कि नहीं लगा। तो ये एक बेसिकली मतलब आर्टिकल 22 की एक्सेप्शन है कि नॉर्मली कैसा होता है और एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। अब पार्लियामेंट को इसमें पावर दी है कि जो मैक्सिमम पीरियड है जैसे 3 साल का, तो वो कितना कर सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने अमेंडमेंट की भी थी, इसका
हुआ था कि 2 महीने होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो ये आर्टिकल 22 क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, क्या क्या व्हाट आर द रूल्स वो हैं, लेकिन एक्सेप्शन ही मैंने बता दी। ठीक है, एक डिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले रूल्स मैंने बता दिए कि उसको पहले बताना पड़ेगा किस बेस पे अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट, ये सब जो है नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्सेप्शन, वो मैंने बता दिया। ठीक, तो ये आर्टिकल 22 में यही है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, ठीक है, बेसिकली इसमें दो, एक ये आर्टिकल 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो बेसिकली डील्स विद द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, मतलब लोगों को ट्रैफिक वगैरह जो इसके अगेंस्ट ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और फोर्स लेबर, ठीक है, फोर्स लेबर जहाँ पे तुम बॉन्डेज लेबर, दिस इज टाइप ऑफ बॉन्डेज लेबर। ठीक है, और ये राइट जो है दोनों सिटीजन्स और एलियंस, मतलब जो हमारे सिटीजन्स नहीं है, हमारी कंट्री सिटीजन नहीं है, उनके लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, और इसमें बेगरी वगैरह भी एंड अदर सिमिलर फॉर्म जितने भी हैं दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक्ट था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1946। ठीक है, ये एक्ट था। ओके, अच्छा, ये हो गया आर्टिकल 23। नेक्स्ट इज आर्टिकल 24। ठीक, इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक, इन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, बिलो 14 ईयर्स इन हज़ार्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है डील्स विद चाइल्ड लेबर बेसिकली। ठीक, तो याद रखना सीधा, ये आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर का है, आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग है। तो सीधा पूछेंगे, ऐसे होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जो आर्टिकल 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हज़ार्डस इंडस्ट्रीज, चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24। विच ऑफ द आर्टिकल डील विद द चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24। सीधा सीधा पता लग जाए, विच ऑफ द आर्टिकल्स डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, आर्टिकल 23। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 2-3 मिक्स हैं, एक ही है, तो तुम्हें पता लग जाना है कि अगर ट्रैफिकिंग की बात होगी आर्टिकल 23, अगर चाइल्ड लेबर की बात होगी, ठीक है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो आर्टिकल 24। ठीक, नेक्स्ट इज आर्टिकल 25। ठीक है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई तुम कोई भी क्या बोलते हैं रिलीजन को फॉलो करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, जो भी तुमने करना है वो तुम कर सकते हो, आर्टिकल 25 में ये। ठीक है, इसमें क्या एक इंडिविजुअल राइट दिया हुआ है कि हाँ भी तुम्हारा अपना इंडिविजुअल राइट है कि तुम क्या करना है, कौन सा प्रोफेशन प्रैक्टिस करना रहता है, उसको प्रोपोगेट करना है। ठीक है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, हम कुछ, सरकार उसमें कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं बोलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कुछ नहीं बोलेगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ने में ना क्या हुआ है कि ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, समझ लगा ना कि एक जो आर्टिकल 25 है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक इंडिविजुअल बेस पे कि हाँ भाई तुम क्या करना रहते हो, कैसे करना रहते हो, वो डिपेंड करेगा, वो मतलब किस में है, आर्टिकल 25 में है। ठीक, आर्टिकल 26 में राइट टू मैनेज रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है? ठीक है, एक्चुअली कुछ जैसे संगत होती है, जैसे मतलब हिंदू में टेम्पल्स हैं, ठीक है, गुरुद्वारे होते हैं, इनमें सिक्स में गुरुद्वारे होते हैं, वैसे चर्च होती है तुम्हारे क्रिश्चियन में, फिर मॉस्क आते हैं तुम्हारे मुस्लिम में। तो इनको मैनेज कैसे करना है, इनके क्या राइट्स हैं, वो आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है। जैसे कि राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्सन, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हो तुमने देखा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, फिर जैसे बोर्ड्स होते हैं, श्राइन बोर्ड हो गया, ये वो, ठीक है, ये अपने क्या बोलते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि इनका जो रिलीजन है वो प्रोपोगेट हो, वो बढ़े। ठीक है,
और वो अपने मैटर्स, अपने अफेयर्स, अपने जो रिलीजन के मैटर्स हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये इस गुरुद्वारा अंडर आती है प्रॉपर्टी जहाँ, ठीक है, वो मतलब उसके अंडर मतलब ये डील करता है, आर्टिकल 25 डील करता है कि इंडिविजुअल बेस पे कि हाँ भाई बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 26 होता है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, आगे जो रिलीजियस उनके मतलब जहाँ पे ये सत्संग वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी कमेटियाँ वगैरह बनाई हुई हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। कि हमने देखा कि इन इंस्टीट्यूशन के आगे स्कूल्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो स्कूल्स के बारे में भी है, वो मैं आगे बात करूँगा कि स्कूल में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन 25 और 26 आर्टिकल आपको पता लग गया। बेसिकली क्या है कि एक 25 है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो बोलते हैं सेकुलर इंडिया वो इसी में है कि हाँ भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और 26 की आप अपने रिलीजन डिनोमिनेशन जो आगे आपके कमेटीज़ हैं, प्रबंधक हैं, ठीक है, वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उनके नाम पे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है कि कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, टैक्स पे नहीं करना तुमने किसी भी मतलब रिलीजन्स के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए कोई टैक्स नहीं पे करना। हाँ एक मतलब वैसे क्या बोलते हैं एक फ़ी चार्ज कर सकते हैं तुम्हें, वो मेंटेनेंस फ़ी हो सकती है, जैसे तुम कहीं जाते हो तो वहाँ पे पर्ची वगैरह कटानी पड़ती है, वो मेंटेनेंस फ़ीस हो सकती है। लेकिन ऐसे कि प्रमोशन के लिए कोई टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, कोई बंदे को किसी को मिल गया कि हाँ भाई तुम टैक्स पे करो, तुम हिंदू हो तो तुम इतना टैक्स दो हर महीने, या तुम सिख हो तो तुम इतना टैक्स दो, वैसा कुछ नहीं, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन कोई रिलीजन ये बोल सकता है कि हाँ भाई तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर तो हमारा रिलीजन फॉलो करना, नहीं तो छोड़ दो, ठीक। आर्टिकल 27 ये है। देन कम्स आर्टिकल 28। अच्छा अब इसमें क्या है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजियस जहाँ पे होती हैं वर्शिप होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ मतलब स्टेट फंड्स से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, कुछ होते हैं जो यही रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये इनके अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो ये एजुकेशन ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे लगते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेट होते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज एक स्टेट है, ठीक है, उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, ठीक है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन स्कूल है मतलब, ठीक है, और एक ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने एक स्कूल बनाया। तो जो आर्टिकल 28 है ना, वो हमारे जो स्टेट फंड्स है ना उन पे ही लागू होता है, ना कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन पे, ठीक। अच्छा उसमें क्या क्या वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब इसमें आर्टिकल 28 में 4 तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। 4 तरह के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। पहला ऐसे जो कि मेंटेन है स्टेट के, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का फंड आ रहा है, लोगों का टैक्स वगैरह लग रहा है वो, ठीक है। दूसरा जो मेंटेन्ड तो स्टेट के हैं लेकिन इस्टेब्लिश्ड हैं किसी ट्रस्ट के अंडर, ठीक है। तीसरा जो सिर्फ रिकोगनाइज्ड हैं, स्टेट में रिकोगनाइज्ड हैं, होते हैं ना स्कूल रिकोगनाइज्ड बाय द स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। उसके बाद चौथा जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एड मतलब जो पैसा थोड़ा बहुत स्टेट उनकी हेल्प कर रही है, ठीक है, वो हो गए। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा जो पहली तरह का है जिसमें कि जो क्या बोलते हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ स्टेट के द्वारा ही चलाई जा रही है, वही पैसा दे रही है, वही चला रही है, वही एडमिशन कर रही है, सब कुछ वही कर रही है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होंगी। मतलब उसमें जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसमें बता नहीं सकते कि हाँ भाई आप इसको फॉलो करो, या इसमें ये लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। आपने देखा अपने स्कूल में भी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रमोट नहीं कर सकते कि हाँ भाई हमने ऐसे सवेरे सवेरे ऐसा करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कि हिंदू स्कूल है तो भाई गायत्री मंत्र पढ़ो, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें जो दूसरे होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो मतलब एडमिनिस्ट्रेट स्टेट के, लेकिन वो जो इस्टेब्लिश किए हों, वो फंड उन्होंने किए हों, प्रबंधक कमेटी ने किए हों, वहाँ पे ये सब परमिटेड है, ठीक है। अच्छा जो तीसरे तरीके होंगे, जैसे इंस्टीट्यूट जो सिर्फ स्टेट की रिकोगनाइज है, ठीक है, जहाँ फिर जो स्टेट एड दे रही है, जिसमें हेल्प दे रही है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा वॉलंटरी बेसिस पे होता है, ठीक। बेसिकली इसमें क्या है, ठीक है, इसमें है आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम है टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। जितने भी इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन है जो स्टेट फंड से मेंटेन्ड है, ठीक है, उनमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 24 है,
आर्टिकल 24 नहीं, आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 में रिलीजन का फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम चूज़ कर। आर्टिकल 26 में आगे रिलीजन के आगे उनके डिनोमिनेशन होंगे, चैरिटीज़ होंगी, चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे, कुछ भी होगा, वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। आर्टिकल 27 में कोई टैक्स नहीं पे करना किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, कोई कंपलसरी टैक्स नहीं दे सकते। आर्टिकल 28 में क्या है, आर्टिकल 28 में कि जो आगे इन्होंने स्टेट फंड, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे जो स्टेट फंड से चलते हैं, जो स्टेट फंड एडमिनिस्ट्रेटर, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, उनमें कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जो इनके अपने होते हैं इंस्टीट्यूट, उसमें वॉलंटरी बेस पे चला सकते हैं, ठीक, समझ लगा। उसके बाद आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 29 में क्या है कि ऐसी कोई सेक्शन है जिसको लगता है कि हाँ भाई हमारा कल्चर बड़ा यूनिक है, हमारी जो लैंग्वेज बड़ी यूनिक है, ठीक है, हमारा जो स्क्रिप्ट है बड़ी यूनिक है, ठीक है, उसको राइट है कंसर्व करने का। तो राइट द स्पेशल, चाहे वो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज, चाहे वो स्क्रिप्ट है, चाहे वो कल्चर है, ठीक है, उसको राइट है। लेकिन ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, सेक्शन ऑफ सोसाइटी और किसी सोसाइटी को लगता है, ठीक। उसके बाद इसमें एक और प्रोविजन है, ठीक, कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, ठीक है, किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, मेंटेन्ड बाय द स्टेट। मेंटेन बाय स्टेट का मतलब कि गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें नहीं बोल सकते कि हाँ भाई आपको एडमिशन नहीं मिल सकती बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस या लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ये भी इसमें है, ठीक है। पहला इसमें दो प्रोविजन है, एक आर्टिकल 29 में क्या है कि अगर किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगता है, ठीक है, कि उनका जो कल्चर है बड़ा यूनिक है, उसको कंजर्व रखना चाहिए, उनका जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, ठीक है, उनका जो कुजीन्स हैं, ठीक है, ये बड़े यूनिक हैं, इनको कंजर्व करना है, तो वो उनका राइट दिया हुआ। सेकंड, ऐसा कोई सिटीजन नहीं है जिसको डिनाई कर दिया है एडमिशन इन इस सोसाइटी का, ठीक है, कि जिसको एडमिशन डिनाई कर दिया कि नहीं भाई तुम्हारी तो लैंग्वेज ही अलग है, तुम्हारा तो क्या बोलते हैं कुजीन ही अलग है, स्क्रिप्ट ही अलग है, या कल्चर ही अलग है, तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे जो मेंटेन हो स्टेट, जो गवर्नमेंट स्कूल हो, जो गवर्नमेंट ने मेंटेन, अब कैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, रूल्स हैं। लेकिन कोई अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें दैट इज़ समथिंग एल्स, ठीक। आर्टिकल 29 हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें जो पहला प्रोविजन है वो क्या करता है, एक ग्रुप के जो प्रोविजन है ना, जो पहला, उसमें एक ग्रुप के लिए है वो, ठीक है, राइट टू कंजर्व द स्पेशल, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक बंदा बोलेगा ना कि हाँ भाई हमारी भाषा बड़ी यूनिक है, उससे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड प्रोविजन है, ठीक है, नॉट सिटीजन, वो एक इंडिविजुअल के लिए है कि एक इंडिविजुअल को अगर एडमिशन नहीं मिल रही तो उसके लिए भी राइट है, ठीक है, कि उसको किसी भी एज पे हटा नहीं सकते कि नहीं भाई ऐसे नहीं है तुम 10-20 बनते लाओ तभी हम तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक बच्चे को कौन रख रहा है, ठीक है, वैसे नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि कोई मिनॉरिटी है अगर वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर करना चाहते हैं तो वो कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 30 जो है वो कुछ मतलब उसमें दो प्रोविजंस हैं। इसमें एक पहला प्रोविजन है कि ऑल द मिनॉरिटी शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। वो जितनी मिनॉरिटीज़ हैं, मिनॉरिटी जितनी भी हैं, उनको इस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। सेकंड, जब एड ग्रांट होगी, सरकार जब एड ग्रांट करेगी तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि ये भाई 2 स्कूल हैं, एक ये स्कूल है, एक ये स्कूल S1 S2, ठीक है, ये किसी मिनॉरिटी चला रही है, कोई मिनॉरिटी चला रही है और ये कोई मतलब अलग सेक्शन चला रही है, ठीक है। तो जब एड देगी तो ऐसे नहीं कि इसको 30 लाख दे दिया और इसको 50 लाख दे दिया, वो बराबरी होगा। एड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट भी, ठीक है। उनको प्रॉपरली उनको भी प्रमोट उतना ही करेगी जितना S1 को करेगी, S2 को उतना ही करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें एड देते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक। तो ये है कि आर्टिकल 30 में क्या है कि जो मिनॉरिटी है वो भी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, ठीक। क्योंकि देखो अपनी जो मिनॉरिटी होती है वो चाहती है कि हाँ भाई हमारे बारे में लोगों को ज़्यादा पता लगे, हम, और वो कैसे होगा, एजुकेशन से होगा। तो ये उसी के लिए बेसिकली कि जो कोई मिनॉरिटी ना पीछे रह जाए, ठीक है, तो वो एजुकेशन के थ्रू अपने कल्चर को, अपनी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज कुछ भी है वो उसको वहाँ पर प्रमोट कर सकती है, ठीक है। और सरकार में इसका पूरा साथ देगी, सरकार इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, हाँ ये नहीं तो ये तो मेरी मिनॉरिटी वालों का, ठीक है, और ये हम दूसरे हैं, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 31 तो मैंने बताया कुछ होता नहीं है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, ठीक है। इसमें क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडी। अगर पीछे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बताए आपको, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, अगर वो हमें नहीं मिले तो क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी क्या रेमेडी क्या है, उसका क्या इलाज क्या है? इलाज क्या है कि हम डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है, और कोर्ट रिट्स इशू करेगा, ठीक है, कोर्ट क्या करेगा? रिट्स इशू। रिट्स, ये कॉन्सेप्ट यूके का है, ठीक है, रिट्स इशू करना, ठीक है। एक्चुअली रिट और एक जजमेंट क्या हो रहा है? रिट जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट डिस्कशन वगैरह होगी, तो रिट होता है एक सरकार, जैसे होता है ना कि हाँ भाई राजा का आदेश, वैसे ही उसको रिट बोलते हैं। तो यूके में मोनार्की सिस्टम था, वहीं से हमने लिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है। कितनी तरह की? 5 तरह की, ठीक है। अब कौन सी होती है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको, ये पार्ट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे हमारे आर्किटेक्ट, उन्होंने इसको बोला फंडामेंटल ऑफ द, इसको क्या बोला? फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, समझ लगा नहीं लगा? तो फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट और हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बार पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही ये वाला है, ठीक है। अब इसमें रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स हैं। देखो ऐसे तो एक्सप्लेन करने के तो बड़े तरीके चलेंगे। पहली रिट जिसको बोलते हैं हिबस कॉर्पस, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें अगर किसी को इलीगल अरेस्ट है, ठीक है, या डिटेंशन है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंदे को बुला सकते हैं, और वो उस केस की मतलब उस केस में वो इंडल्ज हो सकता है कि हाँ भाई इस बंदे को किस बेस पे अरेस्ट किया, ठीक है, इलीगली अरेस्ट तो नहीं है, ठीक। सेकंड है मैंडामस, ठीक है। मैंडामस का ये रिट कब इशू होती है? जब कोई पब्लिक, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, इज़ नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, ठीक, तो उस केस में भी, ठीक है, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, जब कोई पब्लिक ऐसे कोई पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा हो, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो मैंडामस रिट इशू कर सकता है। उसके बाद प्रोहिबिशन, ठीक, इसमें क्या प्रोहिबिशन में एक्चुअली जो कोर्ट होते हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ये भी जुडिशल बॉडी होती हैं, ठीक है। ये जब कोई प्रोसीडिंग ऐसी मतलब ऐसी कोई जजमेंट दे दे, ऐसी कोई प्रोसीडिंग अपने हाथ में ले ले विच इज़ बियॉन्ड इट्स पावर, ठीक है। तो जब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल जो कोई ऐसी मतलब जजमेंट दे दें या ऐसी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें दैट इज़ बियॉन्ड देयर पावर, तो जो सीनियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इनको ऑर्डर देता है कि भाई इस पर स्टे लगा दो, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया वो स्टे है, और उस केस को आप नहीं छेड़ोगे, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट करता है एक तरह का, ठीक है। उसके फोर्थ होती है सर्टियोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने ना मतलब इसमें प्रोसीड भी कर दिया था और ऑर्डर भी पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कोर्ट है वो क्या करता है? उस ऑर्डर को नलीफाई कर देता है, नलीफाइंग ऑर्डर, ठीक है। उसमें क्या था? उसमें जो कोर्ट है वो प्रोसीड कर गया होता है, ठीक है, और उसने ऑर्डर पास कर दिया होता है, ठीक, मतलब उसमें प्रोसीड कर गया होता है ऐसे मैटर में जिसमें उसकी मतलब उसकी जुरिडिक्शन नहीं है। जैसे मतलब होता है ना कि कोर्ट्स की जुरिडिक्शन होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है तो उसका जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, फिर पंजाब का ये एरिया है, तो अपनी जुरिडिक्शन से या फिर अपनी पावर से ज़्यादा कर देता है। लेकिन सर्टियोरी में क्या है कि वो अपनी जुरिडिक्शन से ये सब ज़्यादा नहीं करता। जैसे पीछे JKSB केस है, तो उसमें मतलब जो सिंगल बेंच था उसने बोल दिया कि हाँ भाई कोर्ट मतलब केस नलीफाई होना, लेकिन डबल बेंच ने क्या बोला कि इस ऑर्डर को उन्होंने नलीफाई तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि स्टे नहीं होगा, एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आधा ऑर्डर नलीफाई हो ही गया एक तरह से, तो ये सर्टियोरी है। तो जिसमें हायर कोर्ट जो होता है वो एक लोअर कोर्ट को बोलता है, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई कर देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्टियोरी, ठीक। उसके बाद फिफ्थ क्या होता है? फिफ्थ होता है क्यू वारंटो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब एक इनएलिजिबल पर्सन जब कोई ऑफिस होल्ड करता है, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, ठीक है, ऐसा जो मर्जी करते रहे, लेकिन पब्लिक ऑफिस जब होल्ड कर रहा है तो एक्चुअली कोर्ट विल आस्क फॉर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट वगैरह चेक करेगा कि हाँ भाई एक्चुअली में ये एलिजिबल है भी है इस पोजीशन के लिए, नहीं है, ठीक है। तो ये हैं 5 तरह की रिट्स, ठीक है।
पहली हेबियस कॉर्पस जिसमें बंदे को वैसे उठा लिया तो उसके लिए इशू होता है इलीगल अरेस्ट हो डिटेंशन होगी। मैंडामस जिसमें पब्लिक अथॉरिटी जो है अपना ड्यूटी परफॉर्म पूरी तरह से नहीं कर रही तो तब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फटकार लगाएगा। प्रोविशन जब एक कोर्ट या ट्रिब्यूनल, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जब एक अपनी जुडिक्शन से अपनी औकात से बाहर मतलब कोई ऑर्डर देता है तो उसको बोलते हैं प्रोविशन। सेटियोरी में क्या होता है कि उसने ऑर्डर दे दिया है लेकिन वो ऑर्डर जो हाई कोर्ट है वो उसको नलीफाई कर देता है, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई कर देता है, ठीक है। क्यों ब्रांटो में क्या होता है कि अन एलिजिबल पर्सन एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। जैसे कभी कई होता है ना, अभी भी एक केस चल रहा है कि जीएमसी कोई चीफ है उसका जो एज का चक्कर है, तो वैसे ही एज के चक्कर में कई ऐसे होते हैं जो रिटायर हो गए होते हैं या अबाउट टू रिटायर होते हैं, वो ऐसे ऑफिस में लास्ट में होल्ड करते हैं जिनके विच दे आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ऐसे कोई हो जाए तो उसके लिए क्यू ब्रांटो की रिट होती है। तो ये 5 तरह की रिट है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। इस अगर ऐसा हो तो रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट विल इशू रिट अंडर आर्टिकल 224 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कंपल्शन है कि हाँ भाई अगर कोई जाएगा ना बंदा कि फंडामेंटल राइट्स मेरे नहीं मिले मेरे को तो उसको कंपल्शन है कि उसको सुनने पड़ेगी। हाई कोर्ट पे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सबको पता है कि हाई कोर्ट से बड़ा ही है, लेकिन हाई कोर्ट में इस केस में एक पावर है कि वो ले एक्सेप्ट करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही था आज का जितना भी लेखा जोखा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक यू, बाय बाय। अब फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएस भी मैं एक ही चैप्टर में करा दूँगा, ठीक है। ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय। और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।